राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग हिंदी कोर 2020 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। आज आपको बताने वाले हैं 2022 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछा गया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न आपको पूछा कि समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है। समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है। माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकालो। तुमसे दो बातें करनी है। उम्र बहुत बाकी है, लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियाँ तरनी है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी है। बहुत सुंदर है। तो समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है। तो समय जो है बहुमूल्य है, ठीक है, ये बहुत ही बहुमूल्य कीमती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा समय। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि एक स्वप्न मोती का है, यहाँ मोती का स्वप्न किसका प्रतीक है। यहाँ मोती, तो यहाँ जो है एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। तो यहाँ पर जो है एक स्वप्न मोती का है तो ये मोती जो स्वप्न किसका प्रतीक है, तो जीवन की मूलभूत आवश्यकता का है। जैसे रोटी कपड़ा मकान जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता के रूप में होती है ये हम लोग का। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न पूछा गया है कि घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है से कवि का क्या आशय है। घुटनों में माथा रखने पर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए सक्रिय होना होगा। निष्क्रिय होकर ही पोखर पार किया जा सकता है। घुटनों के बल गिरकर आगे बढ़ा जा सकता है। माथा झुका के ही काम निकल सकता है। तो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए सक्रिय होना होगा। घुटने में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है से कवि का आशय है मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए सक्रिय होना होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ से। और चौथा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पोखर का पर्यायवाची क्या है। तो पोखर का पर्यायवाची होता है तालाब। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आपको एक गद्यांश दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 5 से लेकर 8 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं उसमें। तो पहला जो 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि तुलसी का संत हृदय किसके प्रति उन्मुख हो सकता था। तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रबल तथा श्रृंगारात्मक भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है। तो यहाँ पर जो है करुणामय राम के प्रति ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा को अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो एक एक उत्तर आपको मिल जाएगा यहाँ से। छठे नंबर प्रश्न पूछा गया कि तुलसी ने विजय रथ के रूपक में किसकी रूपरेखा उतारी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत जीवन की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 7वें नंबर प्रश्न पूछा है कि भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा धर्ममय जीवन की आकांक्षा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 8वें नंबर में पूछा गया है कि तुलसी का काव्य किस युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य युग का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे आपको खंड ख में दिया गया है कि अभिव्यक्ति और माध्यम के रूप में। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। तो वो है उद्दंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हिंदी के बदले में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र बोलता तो बंगाल गजट हो जाता, ठीक है। याद रखिएगा, हिंदी का पहला उद्दंत मार्तंड और अंग्रेजी का अगर पहला बोलता तो बंगाल गजट हो जाता।
आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये चीन में हुई। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10वें नंबर प्रश्न का उत्तर। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रेडियो के श्रोताओं को कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो इसमें जो है पूरा समाचार सुनने की, एक के बाद दूसरा समाचार सुनने, किसी कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश में तुरंत ढूंढने की, इनमें से कोई नहीं। तो यही हो जाएगा तीसरा नंबर, किसी कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश में तुरंत ढूंढने की। 12वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया को। ऑप्शन नंबर 3। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें इंट्रो, मुखड़ा, लीड, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आलेख एक विधा है। आलेख एक विधा है, तो ये गद्य लेखन की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 15वें नंबर प्रश्न का। 16वें नंबर में पूछा गया है कि प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 18वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है शोर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे आपको दिया गया है खंड ग में पाठ्य पुस्तक से 19 से 22 तक आपको उत्तर देना है एक पद्यांश पढ़कर, ठीक है। तो आपको लिखा गया है कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना साखी शब्दहि गावत भूले आत्म खबरी न जाना। तो प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता है, तो यहाँ पर आप पढ़िएगा जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, तो वो कबीर दास जी का लिखा हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश जो है वो किनका है? वो कबीर दास जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आत्म खबरी का अर्थ है आत्मज्ञान, ठीक है। आत्म खबरी का अर्थ है आत्मज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 20वें नंबर के बाद 21वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि टोपी माला छाप तिलक धारण कर लोग क्या गाने में मग्न रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साखी शब्द ही। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? संदेश दिया है कि बाड़ंबड़ों को त्याग स्वयं को पहचानने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई? ये रिपीट किया है क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपको फिर से रिपीट भी कर सकता है, तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा इसमें। जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई? तो द्वारिका चली गई। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 24वें नंबर का उत्तर। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वे आंखें कविता में किसकी विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास की। ऑप्शन नंबर 4। 26वें नंबर प्रश्न पूछा है किसान की आंखों का तारा कौन था? एकलौता पुत्र। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि घर की याद कविता के अनुसार कवि भवानी प्रसाद मिश्र के कितने भाई और बहन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 भाई 4 बहन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पथेर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वो दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। 28वें नंबर प्रश्न पूछा प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये सत्यजीत राय जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 28वें नंबर का उत्तर।
29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में जिस फिल्म की चर्चा की गई है उसकी शूटिंग कितने वर्षों तक चली थी, तो 2.5 वर्षों तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न पूछा है कि फिल्म की शूटिंग में 3 अलग अलग रेलगाड़ियों के इस्तेमाल का क्या कारण था, एक एक कर सारी रेलगाड़ी रुक जाती थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 31वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि तत्कालीन दौर में रेलगाड़ियों में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा डीजल, ऑप्शन नंबर 1। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नमक का दारोगा कहानी का नायक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नमक का दारोगा कहानी का नायक है मुंशी बंसीधर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 33वें नंबर प्रश्न पूछा है कि पंडित आलोपीदीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे, तो सही उत्तर हो जाएगा दातागंज, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा संस्मरण, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न पे। मियां नसरुद्दीन नाना बाइयों के क्या माने जाते थे, सही उत्तर हो जाएगा मसीहा, ऑप्शन नंबर 3। 36वें नंबर प्रश्न पूछा है कि मियां नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे, सही उत्तर हो जाएगा अखबार बनाने वाले को और अखबार पढ़ने वाले को, ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 और 2 दोनों को मानते थे वो। 37वें नंबर प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार है अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की रजत बूंदे लेख के अनुसार धरातल के नीचे उतरा पर पाताल में न मिल पाने का पानी कहलाता है रेजानी पानी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये भी रिपीट किया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, रेजानी पानी हो जाएगा 38वें नंबर का उत्तर। 39वें नंबर पे प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में कुएं खोदने वाला क्या कहलाता है, चेजरा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 40वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि कुएं को रस्से से बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं, चिनाई, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग हिंदी कोर का, चाहे वो साइंस, चाहे वो कॉमर्स, चाहे वो आर्ट्स के छात्र हों, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये, क्योंकि बुक तो हम लोग को एक ही पढ़ना है, जो पाठ्य पुस्तक है हम लोग का एक ही है, बस खाली क्वेश्चन सेट अलग अलग होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था 2022 का, जो हम लोग 2000 इससे पहले 2020 का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और 2022 का आज आपको बता दिया गया। तो उम्मीद है आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और मन लगा के पढ़े, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जो है हर एक तरह के प्रश्न को समाधान कर पाए सही सही एकदम। और इस तरह जुड़े रहे सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।